प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, ये चैप्टर हमारा 2 भागों में पूर्ण होना है। एक भाग हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने इलेक्ट्रोड और उन पर होने वाली परिवर्तन, क्रियाएं आदि के बारे में स्टडी कर लिया है, जानकारी प्राप्त कर ली है। तो पहला पार्ट तो इसका हमने कंप्लीट कर दिया है, इलेक्ट्रोड वाला, इलेक्ट्रोड्स का। अब दूसरा पार्ट इसका है जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, विलयन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक स्टडी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ऐसे समझें आप, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की स्टडी, ये दूसरा वाला पार्ट है। इलेक्ट्रोड वाला पार्ट जो इसका फिजिकल पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम ये वाला पार्ट करेंगे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी सेल में 2 पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड या मेटल रॉड होती है जो, और दूसरा पार्ट विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर ये डिप होती है, ये डूबी हुई होती है। तो इस वाले पार्ट का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम इस वाले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे पहली चीज मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ, वैद्युत चालक। हालांकि हमने वैद्युत चालक और कुचालक और अर्धचालक, इन सब के बारे में ठोस अवस्था वाले चैप्टर में अध्ययन किया था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर भी एक चैप्टर की नीड है, आवश्यकता है इसकी, तो इसमें मैं आपकी कुछ नॉलेज ताज़ा हो जाएगी। इस उद्देश्य से समरी के रूप में इसको समझा रहा हूँ। तो वैद्युत चालक, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे सभी पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वैद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे जितने भी मेटल्स हैं, लोहा, तांबा, चांदी, कॉपर, तांबे को कहते हैं कॉपर, और सिल्वर, ये सब धातुएं, और आम्ल, क्षार या लवण के जलीय विलयन, ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। अब प्रकृति के आधार पर ये चालक 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनी चालक। ये कौन सी प्रकृति के आधार पर हैं? जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला फैक्टर कौन है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला कौन सा कारक है, इसके आधार पर ये 2 प्रकार के हैं। तो बेटा पहला है धात्विक चालक, या इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन हमें नहीं करना पड़ता और विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, वो धात्विक चालक कहलाते हैं। इनमें धारा का प्रवाह जो फैक्टर जिसके लिए जिम्मेदार है धारा को ले जाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी है। ठीक है, इसका उदाहरण हमने देखा था धातु या एलॉय, मिश्र धातुएं, और एक नॉन मेटल भी है अधातु, जो कार्बन का परमाणु है, उसका नाम है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रॉनिक चालक है। अच्छा, अब दूसरे प्रकार के चालक हैं वैद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। क्यों कहते हैं इन्हें आयनिक चालक? क्योंकि इनका जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल है या धारा को जो प्रवाहित करने वाला फैक्टर है वो आयन होता है, इसलिए इन्हें हम आयनिक चालक कहते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयन के फलस्वरूप होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते,
विद्युत धारा इनमें प्रवाहित नहीं होती। इनको हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं और ये पदार्थ विद्युत अपघटनी चालक या वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जैसे अम्ल है, क्षार है या लवण का विलयन है। अब एक और मैं आपको एक कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ एक चीज कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आंशिक इलेक्ट्रॉनिक या आंशिक आयनिक होता है, अर्थात कुछ धारा तो प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉन के कारण और कुछ धारा प्रवाहित होगी आयनों के, मुक्त आयनों के कारण। इन चालकों को हम मिश्रित चालक कहते हैं, जैसे द्रव अमोनिया में सोडियम धातु का विलयन, या एक इसका उदाहरण होता है मेल्टिंग क्यूप्रस क्लोराइड, गलित क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये थे हमारे चालक के प्रकार। अब बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि जो विद्युत अपघटनी चालक हैं वो मेल्टिंग फॉर्म में या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं अपने अंदर से। तो इनमें से कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे हैं या कुछ चालक ऐसे हैं जिनमें वियोजन या आयनन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें आयनन बहुत कम होता है। तो आयनन के आधार पर विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, या कहें विद्युत अपघटनी चालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहले प्रकार के विद्युत अपघट्य को हम कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसा कि इसका नाम है, प्रबल माने शक्तिशाली या जिनका वियोजन अधिक मात्रा में हो जाए। तो वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायक में लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। पूर्णतया मतलब 100%, जितने इनके अणु होते हैं, जितने मोल होते हैं, पूरे के पूरे आयनित हो जाते हैं। ये प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl, KCl, HCl, NaOH, KOH आदि। NaCl और KCl लवण है, HCl अम्ल है, NaOH और KOH क्षार हैं। ऐसे ही और अम्ल ले सकते हो आप, H2SO4, HNO3 आदि। अब बच्चों, दूसरे प्रकार के जो विद्युत अपघट्य हैं वो कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये कौन से हैं? जैसा कि इनका नाम है, दुर्बल हैं ये, जिनमें आयनन की मात्रा कम होगी। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में, अब ये ध्रुवीय विलायक ये मैं समझा चुका हूँ आपको, ऐसा विलायक जो अपने लिक्विड फॉर्म में विलायक की अवस्था में आयनित हो जाता है, ध्रुवीय गुण रखता है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के द्वारा बना होता है, वो ध्रुवीय विलायक कहलाता है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में पर्याप्त अंतर होता है। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में कम आयनित होते हैं, अर्थात अगर बहुत अधिक तनु कर दिया जाए विलयन को, तब भी वे 100% आयोनाइज या 100% आयनित नहीं होते। ऐसे विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है, CH3COOH, NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCN है, H2CO3 है, ये कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है। ऐसे ही अगर लवण में हम लें तो सोडियम एसीटेट है, ये रहा CH3COONA। ये सब दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? पहली चीज पढ़ी हमने चालक, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित करते, वो चालक। चालक दो प्रकार के, एक धात्विक और दूसरे विद्युत अपघटनी। धात्विक कौन से? जिनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और विद्युत अपघटनी कौन से हैं? जिनमें धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। अपघटनी या अपघट्य दो प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। प्रबल कौन से? जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। और दुर्बल कौन से? जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं।
अब कभी कभी परीक्षा में इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है कि धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर के लिए एक आप सारणी बनाएंगे, जैसे मैंने बना के दिखा दी है, और उसमें फिर हम अंतर लिखेंगे। तो ऐसे दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ धात्विक चालक, दूसरी तरफ विद्युत अपघटनी चालक। अब इनमें अंतर लिखेंगे। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है परिभाषाओं में भी, धात्विक चालक कौन से होंगे? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ये धात्विक चालक कहलाते हैं। अपघटनी चालक कौन से हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। दूसरा अंतर, धात्विक चालकों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ना तो ये अपघटित होते हैं और ना ही रंग परिवर्तित करते हैं, ना ही कोई गैस उत्सर्जित होती है। इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि अपघटनी चालकों में रासायनिक परिवर्तन होता है। और क्या होता है वो उनमें? उनमें विद्युत अपघट्य का विघटन हो जाता है। जैसे अगर NaCl लें और उसमें हम अपघटन करा दें तो Na+ और Cl- इनमें ये टूट जाएगा। तो धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में जो अपघट्य है उसका विघटन हो जाता है, वो वियोजित हो जाता है। तीसरी चीज, धात्विक चालक के द्रव्यमान का, धात्विक चालक में जब ये धारा का प्रवाह करता है तो इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता, अर्थात इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। जबकि जो विद्युत अपघटनी चालक है इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे, जब मेटलर्जी पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी विधि से धातुओं का शोधन करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रोड अशुद्ध धातु का बनाया जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोड शुद्ध धातु का बनाया जाएगा, और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो अशुद्ध धातु के इलेक्ट्रोड से धातु के आयन मुक्त परमाणुओं के रूप में बदलकर शुद्ध धातु के इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगेंगे। इस तरह से जो अशुद्ध धातु वाला इलेक्ट्रोड है वो पिघलकर पतला होता रहेगा और शुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड मोटा होता रहेगा। तो पतला और मोटा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण हो गया अशुद्ध वाले इलेक्ट्रोड से शुद्ध वाले इलेक्ट्रोड की ओर। तो ये प्रक्रिया धात्विक चालक में नहीं होती। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है, नेक्स्ट अंतर है कि ताप वृद्धि पर चालकता घटती है और प्रतिरोध बढ़ता है। धात्विक चालकों में अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो चालकता घट जाएगी और प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयनों के ऊर्जा बढ़ेगी और वे तेजी से गति करने लगेंगे, और जितनी तेजी से आयन मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, उतनी तेजी से धारा का प्रवाह होगा। तो इनमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, इनमें चालकता बढ़ती है। इनमें प्रतिरोध बढ़ता है, उसमें प्रतिरोध घटता है। चालकता और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। ये चीज हम ठीक इससे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रतिरोध और चालकता। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस यही कहलाता है। नेक्स्ट जो इसका अंतर है वो है, सामान्यतया इनकी चालकता अधिक होती है। जो धात्विक चालक हैं वो उनकी चालकता अधिक होती है और इनकी चालकता कम होती है विद्युत अपघटनी चालकों की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे, इनको आप ठीक से याद कर लेंगे। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं और बहुत हल्का है नंबर स्कोर करना इनसे, तो आप इन्हें याद करेंगे। अब ये तो थी कुछ मोटी मोटी बातें जो कंडक्टेंस या जो हमारा
सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसकी चालकत्व या उसमें धारा प्रवाह को समझने के लिए जरूरी थी। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। चालकत्व कहते हैं कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। चालकत्व की पहले तो परिभाषा देखेंगे। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। इन दोनों में से जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि उनमें आयनों की मात्रा अधिक होती है। तो किसी भी अपघट्य में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उस अपघट्य का चालकत्व कहलाती है, उस अपघट्य का कंडक्टेंस कहलाती है। ठीक है, इसको हम कंडक्टेंस हालांकि C से बनता है, तो इसको हम या तो C से प्रदर्शित करेंगे या G से। अब C या G में कौन ज़्यादा ठीक है? आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं G से प्रदर्शित करता हूँ इसको। क्यों करता हूँ? इसका रीजन ये है कि C का यूज़ हम कंसंट्रेशन या सांद्रता को दर्शाने में करते हैं। तो हमें इसमें धोखा ना लगे कि C लिखने पे ये C हमने कंडक्टेंस के लिए, चालकत्व के लिए यूज़ करा है या सांद्रता के लिए, इसलिए इसकी जगह हम G का प्रयोग करेंगे। कर कोई से भी सकते हो, आप किसी से भी इसको दर्शा सकते हो। तो चालकत्व की परिभाषा समझ में आ गई होगी। और इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? या किसी चालक द्वारा विद्युत धारा परिचालित करने की सहजता, इजीनेस, जितने आराम से उसमें धारा प्रवाहित हो सके, उस चालक का चालकत्व कहलाती है। अब आपको जो ध्यान रखनी है मेन चीज, हालांकि आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा बेटा, एक चीज होती है प्रतिरोध। क्या मतलब है प्रतिरोध का? किसी भी काम को करने में आने वाली अड़चन, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे अगर कोई बुद्धू बच्चा परीक्षा कक्ष में बैठा है और चीटिंग या नकल करने की कोशिश कर रहा, तो उस कक्ष में जो इन्विजिलेटर है, जो निरीक्षक है, जो वहाँ ड्यूटी लगा रहा है, वो उस बच्चे की प्रक्रिया के लिए अवरोध का काम करता है, उसे असहज कर देता है उस कार्य को करने में। तो यही प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी काम को करने में जो असहजता होती है, जो अवरोध होता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। ये आपने देखा होगा, जब आप घर से स्कूल जाते हो साइकिल से, तो सड़क पे अक्सर स्पीड ब्रेकर मिलते हैं जगह जगह, और उन पे आके हमें अपनी स्पीड को कम कर देना पड़ता है। तो ये अवरोध क्या है? ये हमारे मार्ग में हमारी स्पीड को कम कर रहे हैं, ये प्रतिरोध का काम कर रहे हैं, हमारे चलने में प्रतिरोध है। या उबड़ खाबड़ सड़क है, गड्ढों वाली सड़क है, तो वो सब क्या है? प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध किसे कहेंगे? किसी भी कार्य में आने वाला अवरोध। और चालकत्व किसे कहेंगे? किसी भी काम को करने की सहजता, कितने आराम से, कितनी सहजता से हम उसे कर रहे हैं, वो हम उसका चालकत्व कहलाता है। कार्य करने की, इन अवरोधों की मुकाबला करके कार्य करने की क्षमता, ये कहलाता है चालकत्व। तो किसी भी चालक द्वारा धारा को प्रवाहित करने में या परिचालित करने में जो सहजता है, वो उसका चालकत्व कहलाती है। अब जो चालकत्व है, ये और प्रतिरोध दोनों के एक दूसरे के उल्टे हैं। भाई, रास्ता जितना उबड़ खाबड़ होगा, जितने उसमें गड्ढे होंगे, स्पीड ब्रेकर होंगे, उतनी हमारी स्पीड कम होगी। तो हमारी स्पीड के लिए ये अवरोध है। और जितनी सड़क चिकनी होगी, मलाई सी, उतनी हमारी स्पीड तेज होगी। तो ये जो सड़क का उबड़ खाबड़पन है या स्पीड ब्रेकर है, ये प्रतिरोध का काम करता है, और ये हमारे चलने की गति को कम कर देता है। अर्थात हमारा जो चालकत्व है
उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि चालक का प्रतिरोध चालकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम चालकत्व को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल जी से, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को कहते हैं रेजिस्टेंस, ये आर से बनता है, तो इसे हम कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। तो जी और आर में क्या संबंध हो गया, जी इज इक्वल टू 1/r। हालांकि मैंने लिख दिया है धारा के मार्ग में उपस्थित अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। अब चूंकि विद्युत अपघटनी चालक भी ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़ गए हैं। V इज इक्वल्स टू जो आई आर है, किसी भी चालक में, एपरेटस में वोल्टेज और धारा के बीच संबंध बताने वाला नियम ओम का नियम है। उसने बताया था कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो वोल्टेज है वो धारा के समानुपाती होता है। और R कहाँ से आया, इस समानुपाती को जब हमने इक्वल्स टू में चेंज करा था तो एक स्थिरांक की जरूरत पड़ी थी, उसकी जगह हमने R लिख दिया था। तो R एक समानुपाती स्थिरांक है, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियमानुसार यानी V इज इक्वल्स टू आई आर से R क्या आ जाता है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, V अपॉन आई, ये आ गया R। अच्छा, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, G इज इक्वल्स टू 1/r। तो जब R की वैल्यू ये है तो G क्या हो जाएगा, G हो जाएगा 1/v अपॉन आई, आई ऊपर चला गया तो I अपॉन v, G इज इक्वल्स टू आ गया I अपॉन v। अब अगर हम इसमें v की वैल्यू 1 और v की वैल्यू 1 रख दें, अर्थात v की वैल्यू 1 रखने से क्या मतलब है, अगर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 वोल्ट का विभवांतर हो, v की वैल्यू 1 रखने का मतलब विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो G इज इक्वल्स टू आई। अब इससे हमारी काय की डेफिनेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी चालकत्व की। यदि V इज इक्वल्स टू 1 तो G इज इक्वल्स टू आई, अर्थात G क्या है, चालकत्व है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व, और I क्या है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व उसमें उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस धारा के बराबर होता है जो इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर, इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर से समझो एक बार, यदि इस V की जगह 1 रख दें, यानी V की वैल्यू 1 वोल्ट हो, तो G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I, और G इज इक्वल्स टू I, इससे हम परिभाषा बना लेंगे क्या, कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस धारा के बराबर होता है या समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उत्पन्न होती है। अगर हम किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कर दें तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वही धारा हमारे उस इलेक्ट्रोलाइट का, उस विलयन का चालकत्व कहलाएगी। हमने किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, और उसमें बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। सेल तो आप जान ही गए हो, देखिए फिर भी मैं बता दूंगा। ये देखो, हमने एक सेल लिया, ये ले लिया, लो, कौन से सेल की बात चल रही हो, अपघटनी सेल की। अपघटनी सेल एक ही बर्तन में लेते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ये हमने अपघट्य भर दिया। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट विभवांतर होने पर इन इलेक्ट्रोडों के बीच में, ऐसी स्थिति में इस अपघट्य, इस विलयन में जो धारा प्रवाहित होगी वो किसके बराबर होगी, कैपिटल G के, अर्थात यही जो धारा होगी ये इसका
चालकत्व कहलाएगी। समझ में आ गई बात? तो किसी भी सेल में या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के दो इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित धारा उस इलेक्ट्रोलाइट का चालकत्व कहलाती है, उस विद्युत अपघट्य का चालकत्व कहलाएगी। ठीक है, अब मैं समझता हूँ समझ में आ जानी चाहिए। अब कभी कभी जो ये चालकत्व है कैपिटल जी, इसका मात्रक पूछ लिया जाता है। ये सब बहुत हल्का चैप्टर है, अब जो बचा है ये तो बहुत ही हल्का है, और मैथ वाले बच्चे तो इसे फूंक मार के उड़ा देंगे। लेकिन इसमें छोटी छोटी चीज़ें ये क्लियर कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। अब इसका मात्रक कैसे निकालोगे? भाई हम जानते हैं कि जो जी है वो क्या आया था, 1/r। आर का उल्टा होता है चालकत्व, और आर का मात्रक क्या है, ओम होता है। इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं। अभी कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा ये चिन्ह है काहे का। अगर मैं उनसे पूछूं कि बताओ ये चिन्ह काहे का है, तो बता देंगे ओम का है। ये चिन्ह ओम का थोड़ी है, ओम का तो ये प्रतीक है, ओम का तो ये प्रतीक है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओमेगा। तो जो ओम का चिन्ह है उसे हम ओमेगा कहते हैं। तो अब चूंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, 1/ओम या ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स का एक और नाम है एसआई प्रणाली में, उसे हम कहते हैं सीमेंस या साइमंस। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एस किसका मात्रक हो गया, चालकत्व का। एस कह दें, ओम इनवर्स कह दें, ओमेगा इनवर्स कह दें, ये सब क्या है, चालकत्व के मात्रक हो गए। अब बच्चों अगली टर्म है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को हम प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब देखो प्रतिरोध आपने अभी समझ लिया है, धारा के मार्ग में, धारा के प्रवाह में आने वाला अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। बस इसमें विशिष्ट शब्द लगा है। विशिष्ट का मतलब कोई स्पेशल कंडीशन होगी, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई और क्षेत्रफल के, लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई को हम स्मॉल एल से और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कैपिटल ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरी उम्मीद के अनुसार आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो प्रतिरोध है चालक का वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी भी चालक की। फिर भी कुछ बच्चों को अगर ये नहीं है पता, या जिन्हें पता है उन्हें याद रखने में समस्या हो रही है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को अगर याद करना है तो आप उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ दो। हमारे दैनिक जीवन से जो चीज़ जुड़ी हुई होगी उसे हम नहीं भूल पाएंगे। तो डेली लाइफ से कैसे जोड़ेंगे? आप सबके घर गर्मियों में जो जहाँ लाइट की किल्लत होती है, या अक्सर हम यूज़ करते हैं डीसी फैन, डीसी पंखे जो बैटरी से सीधे चुटकी लगाई और चल जाते हैं, या सोलर पैनल से चलते हैं, ऐसे उपकरण। आपने देखा होगा उस डीसी फैन का, उस डीसी पंखे का जो तार है जो बैटरी से जुड़ा है, उसे अगर हम ज़्यादा लंबा कर देते हैं, जितना लंबा करते रहेंगे उतना ही हमारा पंखा धीरे धीरे घूमने लगेगा। अर्थात क्या है इसका कारण? क्योंकि लंबाई बढ़ाने पर उस चालक में प्रतिरोध की मात्रा बढ़ जाती है। चालक क्या है? जो तार है। चालक कोई अवतार थोड़ी है। चालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा प्रवाहित काय में हो रही है? उस तार में। बैटरी से पंखे तक धारा किसके थ्रू आ रही है? उस तार के।
तो वो जो तार है वो चालक है, उसे हम चालक तार कह रहे हैं। तो चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। अब जितना प्रतिरोध अधिक होगा उतनी उसमें धारा कम प्रवाहित होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो धारा का प्रवाह है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध तो है ही उसमें अवरोध उत्पन्न करने वाली चीज, तो प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती हो गया। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब दूसरी चीज, उस तार में जो पंखे से हमारा जुड़ा हुआ है वो जितना मोटा होगा, उसकी मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही धारा का मान अधिक होगा। अर्थात प्रतिरोध की मात्रा उतनी ही कम होगी, पंखा उतना ही तेज चलेगा जितना हम मोटा तार लेंगे। अब मोटे तार का मतलब क्या है? जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए वो अधिक होगा। तो ए और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ए की मात्रा जितनी ज़्यादा है, अर्थात तार जितना ज़्यादा मोटा उतना ही प्रतिरोध कम। तो इसलिए हमने लिखा है कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो हमारे पास संबंध आ गए। अब इन दोनों को संयोजित करने पर क्या समीकरण बन जाती है? आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, आर समानुपाती एल अपॉन ए। अब समानुपाती को बराबर के चिन्ह में बदलने के लिए एक स्थिरांक की जरूरत पड़ेगी। स्थिरांक हमने ले लिया ये इस साइन का। ये जो साइन है ये पी नहीं है, पी तो देखो ऐसा बनता, ये है ये, तो इसे हम क्या कहेंगे? रो। जहां रो एक समानुपाती स्थिरांक है और इसी का नाम विशिष्ट प्रतिरोध है। समझ में आ गई बात? जैसे ओम के नियम में आर एक स्थिरांक था, समानुपाती स्थिरांक था और उसको प्रतिरोध कहा था, ऐसे ही यहाँ रो एक स्थिरांक है और जिसे हम कहते हैं समानुपाती स्थिरांक और जिसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? तो देखिए, R इज टू रो एल अपॉन ए हमारे पास संबंध आया। अगर हम इसमें L की और A की वैल्यू 1 ले लें, R और A की वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या? अगर किसी तार की लंबाई 1 मीटर और जो क्षेत्रफल है तार के परिच्छेद का वो 1 वर्ग मीटर हो, या यो 1 सेंटीमीटर और यो वर्ग सेंटीमीटर हो, तो दोनों की वैल्यू एक एक ले ली तो क्या होगा? यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1। तो R इज इक्वल्स टू रो। मैंने दिखा दिया एक छोटा सा चित्र बना के। मान लीजिए हमने ये तार लिया एक, ये तो इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया A और यहाँ से यहाँ तक की तार की लंबाई हो गई L। इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें और इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लें L की, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा P। और इसी से हमारी परिभाषा बन गई क्या? कि जब 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जब हम 1 सेंटीमीटर लंबाई का और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला चालक लें तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। या अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये तो हमने खाली समझने के लिए किया था। अब हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो तार से या इनसे तो पढ़ने का नहीं, हमारा वास्ता पड़ेगा, हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघट्य के लिए, तो हमें तो विलियन के संदर्भ में चाहिए ये चीज। अब अगर हम विलियन के संदर्भ में देखें तो A इंटू एल, इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? लंबाई गुणा क्षेत्रफल, ये आयतन बन जाता है। ये क्या बन जाएगा? आयतन। इसे मैं भी आगे समझाऊंगा, पहले आप केवल परिभाषा समझें। तो आयतन जब बन जाएगा
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब तो यो था ए, और सेंटीमीटर में था एल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब बन गया। घन की वैल्यू क्यूब में होती है। जो घन सेंटीमीटर बना, आयतन का मात्रक तो घन सेंटीमीटर या घन में आता है, तो इसकी वैल्यू बन गई 1 घन सेंटीमीटर। तो अब हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के के 1 घन सेंटीमीटर द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, मात्रक भी समझ लें इसका। देखो, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, एल का मात्रक सेंटीमीटर। तो इससे ये स्क्वायर हट गया, आ गया ओम सेंटीमीटर। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। ओम सेंटीमीटर किसका मात्रक हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का। अब बेटा जो मैं मुख्य चीज आपको समझाना चाह रहा था कि विलयनों के संदर्भ में हम कैसे इसको परिभाषित करेंगे, तो देखो, विलयन हम किसी पात्र में लेंगे। मान लीजिए उस पात्र में जो हमने इलेक्ट्रोड लिए, उनके परिच्छेद का क्षेत्रफल, एक इलेक्ट्रोड ये लिया हमने इधर, एक इलेक्ट्रोड यहाँ ले लिया, और इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसको दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर ले ली। इसके बीच में हमने विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया। यहाँ हमने भर दिया विद्युत अपघट्य। तो जो ये विद्युत अपघट्य आया इसमें, इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विलयन होगा वो कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर क्यूब। 1 घन सेंटीमीटर या 1 cm क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या कहते हैं, 1 मिली। तो इसके बीच जो विलयन होगा उसका आयतन कितना होगा, 1 ml। इलेक्ट्रोलाइट होगा इनके बीच, इलेक्ट्रोलाइट कहाँ होगा, यो इनके बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका आयतन 1 ml हो गया। तो इसे हम और कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अब जो ये परिभाषा हम देंगे किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की, वो किसके आधार पर दे देंगे, इस आयतन के। क्या परिभाषा दोगे, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मिली विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गई बात। इस विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके मार्ग में जो भी अवरोध आएगा वो क्या कहलाएगा, इस अपघट्य का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। अच्छा, अब इससे अगली टर्म हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकत्व। पहले हमने पढ़ी थी चालकत्व, वो क्या था, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती। अब हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट चालकत्व। यो क्या होगा, यो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती। यो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती। और विशिष्ट चालकत्व का ही दूसरा नाम चालकता है। अधिकतर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम चालकता है। उसका व्युत्क्रम चालकता नहीं है, उसे हम कहते हैं चालकत्व। उसको हम क्या कहेंगे, चालकत्व। चालकता क्या है, चालकता है विशिष्ट चालकत्व। तो इस चीज को अभी आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि चालकत्व
और चालकता में क्या अंतर है। चालकत्व होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और जो चालकता है वो होता है विशिष्ट चालकत्व, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। आर का व्युत्क्रम था कैपिटल जी, तो विशिष्ट चालकत्व जिसे हम कप्पा से प्रदर्शित करेंगे, इसका नाम सुनकर हंसेगा नहीं कोई, इसको हम चालकत्व को काय से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। ये एक के जैसा अक्षर होता है ग्रीक भाषा का, जैसे अभी मैंने बताया था ओमेगा से हमने ओम को प्रदर्शित करा था, ऐसे ही कप्पा से प्रदर्शित करते हैं हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो ये क्या होगा, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहलाया था, रजिस्टिविटी, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कंडक्टिविटी। प्रतिरोध क्या कहलाया था, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम कंडक्टेंस, चालकत्व। ऐसा ध्यान रखेंगे। अब मैंने जैसा बताया था विशिष्ट प्रतिरोध में भी, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या फर्क था, एक विशिष्टता आ गई थी वहां, एक हमने विशिष्टता ली थी क्या, कि जब ए और एल का मान 1 ले लिया था। देखो जो आर होता है प्रतिरोध, वो तो कितनी भी लंबाई का चालक हो, कितनी भी मोटाई का हो, उसमें कोई सीमा नहीं है, तो उसमें जो धारा के मार्ग में अवरोध होगा वो तो प्रतिरोध है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हमने विशिष्टता क्या ली थी, कुछ विशेष परिस्थिति निर्धारित कर दी थी, और वो विशेष परिस्थिति क्या थी कि जो चालक है उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई भी इकाई में इकाई हो, यूनिट हो, और उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल या चालक की मोटाई वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एकांक हो। तो ये विशिष्टता हमने कर दी थी। ऐसे ही विशिष्ट चालकत्व में देखो, किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे हम, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। तो अब इसे हम कप्पा से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/ρ। विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, और विशिष्ट प्रतिरोध को हम कहाँ से दर्शाते हैं, रो से। तो रो बराबर क्या हो गया, 1, रो बराबर क्या हो जाएगा, पीछे हमने सूत्र में पढ़ा था, रो इज इक्वल्स टू होता है RL/A। दिखा दूं मैं आपको कैसे था, ये रहा, देखो रो बराबर क्या आया था, यहाँ था R इज इक्वल्स टू ρL/A, तो रो बराबर आ गया था RA/L। तो इसी का यूज हमने यहाँ करा है। क्या करा हमने इसमें, रो इज इक्वल्स टू RA/L, और हमें पता है कि कप्पा क्या होता है, 1/ρ, तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1/RA/L, 1/RA/L। तो इसे क्या लिख देंगे, 1/R इंटू एल, ऊपर चला जाएगा, 1/R इंटू L/A। और ये 1/R क्या कहलाता है, ये भी आपने पढ़ा था, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, चालकत्व, और इसे प्रदर्शित करते हैं जी से। जी बराबर क्या था, 1/R। तो इसलिए कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू L/A, जी इंटू L/A। हालांकि L/A ये आगे पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं सेल नियतांक, इसको क्या कहते हैं, सेल नियतांक, और इसको हम जी स्टार से प्रदर्शित करेंगे। तो कप्पा क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार, आगे आएगा ये भी। अब यदि L की वैल्यू 1, क्योंकि हमें तो विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट स्थिति देखनी है, और विशिष्ट स्थिति क्या थी, जैसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ी थी, जब लंबाई भी चालक की 1 हो और उसका क्षेत्रफल भी 1 हो, 1 वर्ग मीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई भी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर हो।
तो L और A की वैल्यू अगर हम यूनिट रख लें, 1 रख लें, तो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G। तो कप्पा इज इक्वल्स टू G। बस इसी से इसकी परिभाषा आ जाएगी। क्या आएगी, किसी चालक की विशिष्ट चालकत्व या चालकता उस चालकत्व के बराबर होती है जो एकांक या 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 वर्ग मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लंबे चालक द्वारा उत्पन्न होती है। ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो देखिए हमने लिख दी है परिभाषा। अतः 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का विद्युत चालकत्व ही उसका विशिष्ट चालकत्व या उसकी चालकता कहलाती है। ऐसे चालक का चालकत्व जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और मोटाई 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, अर्थात उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, उसके द्वारा जो चालकत्व होगा उस चालक का, वही उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। फिर वही चीज, हमें ये चीज किसके संदर्भ में पढ़नी है, विलियन के। तो अब हम लंबाई और इसकी जगह क्या ले लेंगे, 1 मिली 1 ml हम आयतन लेंगे इसका। जैसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर और 1 वर्ग सेंटीमीटर को हमने गुणा करके 1 घन सेंटीमीटर आयतन बना लिया था। वैसे यहाँ बना करेंगे कि 1 सेंटीमीटर दूर पर 2 इलेक्ट्रोड रख दिए, ठीक है, और उनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उनके बीच हमने विद्युत अपघट्य भर दिया। तो इस विलयन का जो चालकत्व होगा वो विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाएगा। और अगर आप शॉर्ट में से याद करना चाहें तो केवल इतना ध्यान रखेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर या 1 ml, 1 घन सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मिली, विलयन का चालकत्व उस अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। ठीक है, इससे शॉर्ट में और नहीं समझा सकता, इससे शॉर्ट और परिभाषा नहीं हो सकती। किसी विद्युत अपघट्य के 1 मिली विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। बस एक लाइन की परिभाषा हो गई। अब आता है फिर मात्रक। तो कप्पा का मात्रक, जैसा कि हमने भी सूत्र में देखा, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A। इनके मात्रक रखो, r का ओम हो गया तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा ओम की घात -1, L का सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, A का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स बन गया। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स यानी ओम का उल्टा इसे हम महो भी कहते हैं, क्योंकि ओम की स्पेलिंग क्या होती है, OHM। अब इसका अगर उल्टा करना हो तो MHO, महो। ठीक है, तो महो सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स का मैंने बताया था, या तो महो कहेंगे या इसका एक और नाम है साइमन। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गए इसके मात्रक, किसके, विशिष्ट चालकत्व या चालकता के, कप्पा के। अब चलते चलते जरा सेल स्थिरांक भी समझ लो। हालांकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। सेल स्थिरांक क्या होता है, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, और इसे G स्टार से दर्शाते हैं। तो G स्टार इज इक्वल्स टू L/A। अब मैंने कप्पा वाले में आपको बताया था, जहाँ ये हमारा सूत्र आया था, कप्पा इज इक्वल्स टू G इंटू L/A, तो ये बन जाएगा कप्पा इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। और G क्या है, कप्पा क्या है, G स्टार क्या है, ये आप लोग समझ चुके हैं।
कप्पा क्या होता है? चालकता या विशिष्ट चालकत्व। जी क्या है? चालकत्व। जी स्टार सेल नियतांक, सेल नियतांक, नियतांक, सेल कांस्टेंट या सेल नियतांक या सेल स्थिरांक, कुछ भी कह सकते हैं। तो कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। अब कई बार सेल स्थिरांक का केवल मात्रक पूछा गया है 1 नंबर में, तो भैया सेल स्थिरांक का मात्रक भी आप लोग याद करेंगे। ये तो चीज समझ में आ गई। कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू एल अपॉन ए। कैसे आया? जी स्टार मैंने बताया सेल स्थिरांक, ये सूत्र हमारे पास था, हमने पहले पढ़ा था कप्पा का। अब एल अपॉन ए की जगह हम क्या रख देंगे? जी स्टार। तो सूत्र बन गया कप्पा यानी विशिष्ट चालकत्व बराबर जी चालकत्व इंटू जी स्टार सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। तो इसका मात्रक पूछा था एक बार जी स्टार का, क्या मात्रक होगा? यहीं से लिख लो, एल अपॉन ए। एल का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी लो, ए का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ध्यान ये रखोगे अगर यो सेंटीमीटर ले रहे हो तो यो सेंटीमीटर स्क्वायर, यो मीटर ले रहे हो तो यो मीटर स्क्वायर, एक ही यूनिट में होने चाहिए। इससे यो कट गया तो क्या आ गया? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ये सेल कांस्टेंट का यूनिट हो गई। अगली टर्म है बेटा तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चालकता आप समझ ही गए हैं, चालकता को तो आप समझ ही गए। अब तुल्यांकी चालकता का मतलब, चालकता किसे कहेंगे? चालकता की मैंने आपको एक बहुत ही आसान डेफिनेशन बताई थी। वो क्या थी कि किसी विद्युत अपघट्य की 1 मिली विलियन द्वारा, 1 मिली विलियन द्वारा जो चालकत्व होगा वो उसकी चालकता कहलाती है। अब तुल्यांकी चालकता किसे कहेंगे? 1 सेंटीमीटर दूरी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विलयन घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्य घुला हो, तो इस अवस्था में जो विलयन की चालकता होगी वो उस अपघट्य की तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। समझ गए बात? अगर दो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनके बीच जो विलयन रखा है उसमें अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तो उस अपघट्य की जो चालकता होगी वो तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। और इसे हम कैसे कह सकते हैं? किसी विद्युत अपघट्य की 1 ग्राम तुल्यांक की भार युक्त विलयन में उपस्थित समस्त आयनों की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। चालकता तो आयनों के कारण ही होती है, तो समस्त आयनों की चालकता क्या कहलाएगी? तुल्यांक की चालकता। और अगर बिल्कुल आसान करना चाहें तो क्या कहेंगे हम? 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक भार युक्त विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। अब इससे आसान और नहीं हो सकता भाई, ठीक है? कोई भी विलयन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला, उसकी जो चालकता होगी वो तुल्यांक की चालकता होगी। अब हम इसको ड्राइव कैसे करेंगे सूत्र के लिए? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांक की चालकता उसके विशिष्ट चालकत्व और 1 ग्राम तुल्यांक युक्त आयतन का गुणनफल है। ठीक है? किसी भी अपघट्य के विलयन की तुल्यांक की चालकता क्या हो गई? उसके विशिष्ट चालकत्व। अभी हमने विशिष्ट चालकत्व पढ़ा था, क्या था? 1 सेंटीमीटर दूर 1 वर्ग सेंटीमीटर परिच्छेद वाले चालक के बीच जो विलयन होगा उसकी चालकता, तो एक ही बात है। तो किसी भी विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता उसके विशिष्ट चालकत्व और
1 ग्राम तुल्यांक युक्त आयतन का गुणनफल है। अर्थात इसे हम कहाँ से प्रदर्शित करेंगे तुल्यांक की चालकता को? ये देखिए, इसको हम कैप भी कह देते हैं, कैप ई क्यू, या लैम्डा भी बोलते हैं। तो या तो लैम्डा ई क्यू बोल लो या कैप ई क्यू। तो लैम्डा ई क्यू से दर्शाते हैं। अतः लैम्डा ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट, लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू वी। देखा, विशिष्ट चाल का तो क्या होता है? कप्पा, और आयतन वी। अब ये कौन सा आयतन है? जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है। अब हमने विलियन वाले चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में नॉर्मलता पढ़ी थी। क्या थी नॉर्मलता? ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। 1 लीटर में घुले किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक उसकी नॉर्मलता कहलाती है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ग्राम तुल्यांक बटे वी लीटर में। शर्त हमारी ये थी कि जो तुल्यांक की चालकता थी वो कौन सी थी? उस विद्युत अपघट्य की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, अर्थात ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 होनी चाहिए। तो हमने ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ले लिया। तो इसका मान 1 लेने पर n बराबर क्या हो गया? n बराबर ग्राम तुल्यांक बटे v लीटर में था, यहाँ हमने 1 ले लिया। तो n बराबर 1/VL, 1/V लीटर में, या v लीटर में बराबर 1/n। अगर हम लीटर की जगह मिलीलीटर ले लें तो हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इसकी जगह 1000 आ जाएगा। तो v ml इज इक्वल्स टू 1000 बटे n। ये वैल्यू हम इसमें रख दें v की जगह। तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बटे n। ये हमारा ग्राम तुल्यांक का सूत्र आ गया, ग्राम तुल्यांक चालकता का। अब इसका मात्रक सूत्र में रखो। कप्पा का हमें पता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मलता क्या होती है? ग्राम तुल्यांक बटे आयतन, यहाँ हमने सूत्र देखा ही था। तो ग्राम तुल्यांक बटे आयतन काय में लेंगे? यो ml में लिया, ml को मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। ये ऊपर चला जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब बटे ग्राम इक्विवेलेंट। -1 इस पर 3 प्लस के तो 2 रह गए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे इक्विवेलेंट। इसे भी ऊपर ले जाओ तो इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अच्छा, नहीं दिखाई दिया था? चलो दोबारा समझो भाई, मात्रक नहीं दिखा था। लैम्डा ई क्यू यानी ग्राम तुल्यांक बराबर, इसका सूत्र ये था, कप्पा इंटू 1000 बटे n। कप्पा की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, इसका मात्रक हमने पहले पढ़ा था। नॉर्मलता क्या होती है? ग्राम तुल्यांक बटे आयतन ml में, और ml को हम घन सेंटीमीटर कहते हैं। ये ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया ऊपर, ये नीचे रह गया। यो -1 था, यो 3 प्लस का है तो स्क्वायर बन गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ई क्यू यानी ग्राम तुल्यांक, या इसे भी ऊपर ले जाए तो -1, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इनवर्स इसका मात्रक हो गया। अब बच्चों, आज के सेशन का या आज के कहें लेक्चर का लास्ट टॉपिक मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी। अब जैसे हमने अभी ग्राम तुल्यांक चालकता या तुल्यांक की चालकता पढ़ी थी, उसमें हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रोडों के बीच जो विलियन था उसमें 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्य लिया था। इसमें हम क्या लेंगे? 1 मोलर अपघट्य, बस इतना सा चेंज है। तो 1 सेंटीमीटर दूर एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलियन में 1 मोल, क्योंकि मोलरता किसे कहते हैं? मोल प्रति लीटर को। 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो तो उसकी चालकत्व या उसकी चालकता क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है। दूसरी परिभाषा ठीक उसी की तरह,
किसी अपघट्य के एक मोल युक्त विलयन में उपस्थित समस्त आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। और इसे सिंपल करना चाहो तो केवल ये कह दो किसी भी विलयन की चालकता जिसमें अपघट्य का एक मोल घुला हो उसकी मोलर चालकता कहलाएगी। अब डेरिवेशन, यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके विशिष्ट चालकत्व तथा एक मोल युक्त विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल होगी, जैसे हमने अभी तुल्यांकी चालकता में लिया था, वही सूत्र हम यहाँ ले रहे हैं। इसको उस तुल्यांकी चालकता को हमने लैम्डा ई क्यू से दर्शाया था। अब ये मोलर चालकता है तो इसे लैम्डा एम से दर्शाएंगे। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी। उसमें हमने नॉर्मलता की परिभाषा ली थी क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलता से रिलेटेड है। अब मोलरता के लिए परिभाषा क्या होती है? मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या, एक लीटर में घुले किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो m इज इक्वल्स टू मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या मान लीजिए n है तो n बटे v हो गया लीटर में। अब हमने क्या लिया शर्त इसमें विशेषता, एक मोलर है ना, एक मोल युक्त विलयन में, तो n की वैल्यू 1 हो गई। m क्या आ जाएगा, यहाँ 1 रख देंगे तो m बराबर 1/VL लीटर में। तो VL बराबर 1/m, VL बराबर 1/m। यदि अच्छा इसमें v काय में है, लीटर में है, इसमें v किस में है, फिर से समझो यार, ये ध्यान नहीं रहती पेज पर, पूरा करो आपकी बात। ये लो, m बराबर होता है n/VL। अब चूंकि हमें एक मोल लेना है, क्योंकि एक मोल युक्त विलयन का जो चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व, वो उसकी मोलर चालकता कहलाती है। तो हमने लेना है n की वैल्यू को 1, n 1 ले लिया तो m बराबर हो गया 1/L, m बराबर 1/L VL सॉरी। तो VL बराबर 1/m, या अगर हम लीटर की जगह ml में ले लें तो 1000 बटे m हो जाएगा, अर्थात लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे m। और इसका मात्रक ठीक वैसे ही निकाल देंगे, केवल उसमें ग्राम तुल्यांक आए थे, इसमें मोल आ जाएंगे। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये मोलर चालकता का मात्रक हो जाएगा। तो आज हमने इस कंडक्टिविटी के लिए मोलर चालकता तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले जो टॉपिक होगा, अगला जो लेक्चर होगा, उसमें कंडक्टेंस निकालने की विधि और सांद्रता परिवर्तन का इन सभी टर्म्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पढ़ेंगे। बस 1-2 लेक्चर शायद और होगा, 2-3, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बेटा पढ़ते रहिए, नई चीज पढ़ी आज आपने। एक बार में हो सकता है ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, फिर भी ना आए, कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट जरूर करें। अभी तक ये बड़ी भारी दुर्भावना है, दुर्घटना उसकी बात है, दुख की, कि भाई अब तक किसी को कोई समस्या नहीं आई, किसी बच्चे को किसी ने कोई कमेंट नहीं किया कि हमें ये समस्या आ रही है, और ना ही किसी ने ये कहा है कि हाँ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो इसका मैं क्या सेंस लूँ? या तो आप लोग देख ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे हो, मेरी मेहनत को समझ नहीं रहे हो। अब मैं आपसे बताऊं, इस समय रात का 1:10 हो गए हैं, रात के 1:10 पे मैं तुम्हारी वीडियो बनाकर संपन्न हुआ हूँ। 12 बजे बनानी शुरू करी थी। इसको बनाने के लिए पहले में ये नोट्स तैयार हुए, नोट्स तैयार करने के बाद फिर उनको मैंने एक बार देखा कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, फिर वीडियो बनाई। अब इसको देखूंगा एक बार कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, तो देखिए 1-1.5 घंटा फिर लगेगा। उसके बाद फिर मैं इसको अपलोड करूँगा। तो बेटा एक वीडियो बनाने में 6-7 घंटे मेरे खर्च होते हैं। अगर उसका कोई परिणाम ना निकले तो बड़े दुख की बात है भाई।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जैसे मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ तुम भी मेहनत करो, तब कुछ मेरी मेहनत सफल होगी। धन्यवाद।